जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग साइंस का रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट करने वाला है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 5000 चैप्टर वाइज वन लाइनर प्लस एमसीक्यू करने वाला है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 या ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई एंड बिहार एसएससी, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जितना भी क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 में सबसे पहले आपका टॉपिक है मात्रक, विमाएं तथा गति का नियम। तो चलिए सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़ेंगे दूरी की माप की दूरी किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दिया हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। उसके बाद है अगला कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसके और इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, हम लोग दूरी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बड़ी दूरियां को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इकाइयों का एसआई गुणज होती है। जैसे कि डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया, जैसे कि 10⁻³ हो गया, 10⁻6 हो गया, 10⁻18 हो गया। यानी कि बड़ी दूरी को मापने के लिए ये सब हम लोग यूनिट यूज करते हैं। चलिए आगे, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है 10 के आपका घात। सबसे पहले एक्सा का जो होता है आपका 10⁻18, पेंटा का होता है 10⁻15, टेरा का होता है 10⁻12, गीगा का होता है 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो का होता है 10⁻3, हेक्टो का होता है 10⁻2 और डेका का होता है 10⁻1। इसी तरह से होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए डेका का हो गया 10⁻1, फिर डेसी का होता है 10⁻−1, सेंटी का होता है 10⁻−2, मिली का होता है 10⁻−3, माइक्रो का होता है 10⁻−6, नैनो का होता है 10⁻−9, पिको का होता है 10⁻12, फेमटो का होता है 10⁻15, एटो का होता है आपका 10⁻18। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं खगोलीय दूरी के बारे में। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है, और 10⁻15 किसका होता है, तो फेमटो का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, फेमटो का होता है, अभी जस्ट पहले बताएं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी किसके द्वारा मापी जाती है, तो उसको हम लोग खगोलीय इकाई के द्वारा मापते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खगोलीय इकाई हो जाएगा। और एक खगोलीय इकाई बराबर जो आपका होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसे पारसेक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो आपका हो जाएगा पारसेक। और एक पारसेक बराबर जो आपका होता है 3.086 गुने 10⁻16 मीटर, या प्रकाश वर्ष में बोला जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, जैसे कि मात्रक कैसे यूज करते हैं, जैसे कि एफ फर्मी बराबर हो जाएगा आपका 10⁻15 मीटर। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि एक फर्मी लिखें। ठीक है, तो एक फर्मी लिखें तो उसको मीटर में कैसे लिखेंगे, तो 10⁻−15 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक पिकोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻−12 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 10⁻−10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻−9 मीटर। और एक माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻6 मीटर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भौतिक राशि और मात्रक। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। भौतिकी विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, ये सब आपका भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली इकाई की मात्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्यतः
3 इकाइयों की प्रणाली होती है, जैसे कि एक होता है आपका एमकेएस प्रणाली, एक होता है आपका सीजीएस प्रणाली, एक होता है आपका एफपीएस प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है सीजीएस और एमकेएस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। जो सीजीएस है ना और एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और एफपीएस जिसे फुट पाउंड सेकेंड कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। देखिए एमकेएस का नाम क्या है, एमकेएस प्रणाली को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई के नाम से जाना जाता है, यानी कि सभी जगह कोई भी देश में जो यूज होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका एमकेएस। एम से हो जाएगा यानी कि मीटर, और के से हो जाएगा किलोग्राम, और एस से हो जाएगा आपका सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए सीजीएस को क्या कहा जाता है, सीजीएस को सी से हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, जी से हो जाएगा आपका ग्राम, और एस से हो जाएगा आपका सेकेंड। इसी तरह से एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और एफपीएस हो जाएगा आपका फुट पाउंड सेकेंड। यानी कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले माप को क्या कहा जाता है, तो उसे मौलिक माप या आधारी माप कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि मौलिक इकाइयां कितनी होती है, तो मौलिक इकाई जो आपका होता है फ्रेंड्स 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। वो 7 कौन कौन है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। देखिए लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा, धारा का एम्पियर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का आपका मोल हो जाएगा। उसके बाद आपका संकेत, लंबाई को मीटर से संकेत करते हैं, द्रव्यमान केजी हो जाएगा, समय सेकेंड, तापमान के, धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता का आपका हो जाएगा सीडी, और पदार्थ की मात्रा का मोल, ये आपका संकेत हो गया। ठीक है, चलिए देखिए माप के 2 पूरक इकाई भी होते हैं। ठीक है, 7 को आपका आधारी राशि हो गया यानी कि मूल मात्रक हो गया, और 2 आपका पूरक इकाई होती है, जो कि आपका होता है एक समतल कोण होता है, एक आपका ठोस कोण होता है। समतल कोण का मात्रक जो आपका होता है रेडियन, ठीक है, और ठोस कोण का जो आपका मात्रक होता है स्टेडियन, जिसका सेकेंड एक का आरएडी होता है, एक का एसआर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट। किसके बारे में, एसआई यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए वह मापा यानी कि वह माप मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर सम होता है उसे मानक इकाई कहते हैं। यानी कि मान चलिए आप दिल्ली में नापे और एक अमेरिका में मापा, एक ब्रिटेन में मापा, तो ये नहीं कि दिल्ली में 7 किलो है तो ब्रिटेन में 8 किलो हो जाएगा, और ये क्या बोले थे दिल्ली में आपका 9 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं। यानी कि 7 यहाँ है दिल्ली में तो 7 ब्रिटेन में, 7 ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि सभी जगह क्या होना चाहिए आपका समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्षेत्रफल का मात्रक जो आपका होता है मीटर स्क्वायर, इसका बीमीय सूत्र होता है आपका एल स्क्वायर, यानी कि मीटर को एल से डिनोटेट करते हैं। आयतन का आपका होता है मीटर क्यूब, चाल का हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, वेग का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, त्वरण का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा मात्रक दिया हुआ है। बल का इससे मात्रक न्यूटन होता है, संवेग का न्यूटन सेकेंड, आवेग का जो आपका होता है फ्रेंड्स केजी मीटर पर सेकेंड, दाब का हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पृष्ठ तनाव बराबर होता है केजी पर सेकेंड स्क्वायर, घनत्व बराबर हो जाएगा केजी मीटर क्यूब, माइनस में कोणीय वेग बराबर हो जाएगा s-1। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कार्य का एसआई मात्रक जो होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल, यानी कि कार्य का या फिर जूल होता है। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक होता है बल गुने विस्थापन, क्या होता है आपका बल गुने विस्थापन होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला। चलिए उसके बाद है आपका कोणीय विस्थापन और रेडियन एसआई मात्रक होता है, शक्ति का जूल पर सेकेंड या वाट होता है, बल लघुन न्यूटन मीटर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन हो जाएगा, यंग गुणांक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, श्यानता गुणांक का आपका हो जाएगा केजी
पर मीटर पर सेकेंड। धारिता का आपका हो जाएगा फराडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चालकता, चालकता का हो जाएगा पर ओम, 1/ओम हो जाएगा। फ्लक्स का वेबर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। गुप्त उष्मा जूल पर केजी। कोणीय संवेग केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्व गुण का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद है आपका भार, भार का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, भार बराबर जो आपका होता है फार्मूला mg यानी कि द्रव्यमान गुने ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड्स समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां। जैसे कि समान यानी कि जो मात्रक होता है यानी कि सूत्र होता है, जैसे कि चाल, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। इसी तरह से वेग बराबर भी आपका होता है दूरी बटा समय। ठीक है, यानी कि दोनों का जितना भी दिया हुआ उसका फॉर्मूला सेम होगा और उसका विमीय सूत्र भी समान होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए चाल और वेग हो जाएगा जिसका L t-1 होता है। भार और बल जिसका हो जाएगा M L t-2। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग का हो जाएगा M L² t-1। कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता का हो जाएगा t-1। संवेग और आवेग का बराबर हो जाएगा, उसका हो जाएगा ML t-1। उसके बाद आपका हो जाएगा ऊर्जा कार्य बल गुण का हो जाएगा आपका ML² t-2। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका सभी का हो जाएगा ML-1 t-2। जैसे कि दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यहाँ सबका सभी का सेम हो जाएगा आपका ML-1 t। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश तथा अदिश राशियां कि सदिश राशि किसे कहा जाता है और अदिश राशि किसे कहा जाता है। तो देखिए सदिश राशि जिसे इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करती है। और सदिश राशि कौन कौन सा हो जाएगा उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहा जाता है, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है उसे यानी कि अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। अदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। देखिए उसके बाद हम लोग सदिश के परिणाम के निरूप यानी कि सदिश राशियों को कैसे निकाला जाता है। तो सदिश के जोड़ का त्रिभुज के नियम यानी कि R वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इस तरह से निकाला जाता है। और देखिए उसके बाद यदि कोई दो सदिश A और B एक दूसरे को थीटा कोण पर हो, मान चलिए एक दूसरे को कितना कोण पर, थीटा कोण हो, ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहा जाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती गति कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आवर्ती गति आपका होता है सरल लोलक गति, एक समान वृत्तीय गति, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम, ये सब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति में आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराई जाती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं फ्रेंड्स, तो दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ लंबाई आपका जो कहलाता है विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, विस्थापन कहलाता है। गति की दर एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है आपका चाल। चाल का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और पूछेगा कि चाल का फार्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर जो आपका होता है फ्रेंड्स दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय आपका होता है।
नेक्स्ट है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो औसत चाल प्राप्त होता है। औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। किसी की निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल क्या कहलाती है? तो वो आपका चाल कहलाएगा वेग। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपका दिया हुआ है वेग। देखिए ये आपका हो जाएगा वेग। मान के चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, तो जब जब सीधे जाएगा तो आपका विस्थापन कहला जाएगा। और मान ये इसको विस्थापन यानी कि विस्थापन कहते हैं सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी ये भी आपका दूरी होगा, और ऐसे ऐसे भी चलेगा वो भी दूरी होगा। यानी कि देखिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, यानी कि प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, वेग की दिशा में त्वरण सकारात्मक त्वरण होती है, वेग में परिवर्तन की त्वरण ऋणात्मक त्वरण होती है। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण का हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी यातायात में वाहनों किसका उदाहरण है? तो असमान त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेग और समय के बीच ग्राम खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है? तो औसत त्वरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम को क्या विशेषता है? तो सभी गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर आधारित होती है। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, कि न्यूटन के प्रथम नियम किसे कहा जाता है? तो किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसके समानुपातिक होती है? तो देखिए जड़त्व जो होता है आपका द्रव्यमान के समानुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? तो वो हो जाएगा आपका जड़त्व का। किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो उसे गति का जड़त्वता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने की असमर्थता को आराम का जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कोई वस्तु रुकल है तो रुकले रहेगा, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता को दिशा के जड़त्वता कहते हैं। नेक्स्ट है, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि गति की जड़त्वता उसके लंबी छलांग लगाने में मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद कुछ देरी तक दौड़ते रहता है, वो क्यों दौड़ता रहता है? तो गति के जड़त्व को उससे दौड़ाए रखती है, ठीक है। चलिए जड़त्व का एग्जाम्पल, जैसे कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुक जाना, रुके हुए वाहन में अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, कालीन को डंडे से पीटने पर धूल कणों का गिरना, पेड़ पौधे की शाखाएं को हिलाने पर उसके पत्तियों का टूटकर गिरना, ये सब आपका जड़त्व का नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा किस नियम से यानी कि प्राप्त होती है? तो न्यूटन के गति के पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट है, जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़ी यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम यानी कि जड़त्वता का नियम। नेक्स्ट है, अविक्षुब्ध वस्तुओं की स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को गति का प्रथम नियम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो गति का प्रथम नियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गति के प्रथम का नियम, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। जैसे कि गति का पहला नियम हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है फ्रेंड्स, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v आपका हो जाएगा अंतिम वेग, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण हो जाएगा, t आपका समय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है। वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, जिसका फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम से क्या प्राप्त होता है? वी बराबर यू प्लस ए टी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे है बल का सूत्र। बल का सूत्र होता है एफ बराबर ए में। एम हो जाएगा आपका द्रव्यमान और ए हो जाएगा आपका त्वरण। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, उसे गति का दूसरा नियम कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से निर्धारित नहीं होती है, उसे गति का दूसरा नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट में जब कोई क्षेत्ररक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे खींच लेता है और गेंद पकड़ लेता है, उसे गति का दूसरा नियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम का एग्जाम्पल के बारे में। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंची या लंबी कूद से जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किया जाता है। ये सब आपका किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवेग। आवेग किसे कहते हैं? तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। आवेग बराबर होता है आपका एफ इंटू टी। आवेग का एस है मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसका एग्जाम्पल आवेग का देखते हैं। यदि कोई यानी कि खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत की तिल्ली पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है। वो किसके कारण? आवेग के कारण। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड न्यूटन की गति का तीसरा नियम के बारे में। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है। यह न्यूटन की गति के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है जो एक साथ कार्य करती है, उसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। यह आपका हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया जिसे बोला जाता है। इसी तीसरा नियम पर रॉकेट कार्य करता है। न्यूटन के कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? तो बल की प्रकृति को जो प्रकट करता है आपका तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरा नियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है। गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना, तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना, रॉकेट का उड़ान भरना, गति का तीसरा नियम, ये सब आपका कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं संगठन के बारे में। संघट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको होता है 3 प्रकार के। पहला होता है आपका प्रत्यास्था। जब किसी गति से टकराएगा उसी गति से वापस आएगा। इसमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहते हैं। तो ई बराबर जो हो जाएगा आपका 1 होगा, क्योंकि जितना गति से जाएगा उतने गति से वापस आ जाएगा, यानी कि उसमें क्या संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट है। यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है, बल्कि उससे कम गति से वापस आता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि ई का वैल्यू 1 से कम जाता है। ठीक है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है।
जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो वह वस्तु से चिपक जाएगी और वापस में जुड़कर एक हो जाएगी। और एक ही गति से चलने लगेगी। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि E बराबर जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।